इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने आज तक ये एनीमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एनीमे को पसंद करने लगोगे, क्योंकि ये एनीमे इतनी ज्यादा अच्छी है। एनीमे के स्टार्ट में हम एक बहुत बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजर्ड किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने चर्च के गेट के पास दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। फादर समझ जाते हैं कि ये दोनों ही बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों के टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब हरकत कर रहा होता है। एंड यही हमारी एनीमे का मेन कैरेक्टर होता है एंड इसका नाम आस्था होता है। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाता है एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं बड़ा होकर एक विजर्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। एंड सिस्टर लिली उससे परेशान हो जाती है एंड वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मारती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। एंड वहीं पर चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं एंड वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपनी मैजिक से वहीं पर नीचे गिरा देता है। आस्था गुस्से से उठता है और उसके पास भाग के जाकर कहता है आखिर तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में टांग क्यों घुसाते हो। जिस पर यूनो आस्था को कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिस पर आस्था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली फाइट में। मतलब जिस पे आस्था से कहता है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारे साथ 1v1 करके। आस्था बोलता है कि क्यों डर गए क्या। जिस पर ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। असल में आस्था एक ऐसी वर्ल्ड में होता है जहाँ पर मैजिक से ही सब कुछ होता है। बिना मैजिक के मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा, अगर यूनो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है। एंड वो बहुत तेज स्पीड से क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मार के विजर्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजर्ड किंग स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। एंड तभी यूनो अपनी मैजिक का यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने के लिए सारे बच्चे भागकर चले जाते हैं। एंड यूनो का सपना भी आस्था की तरह विजर्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भागकर लकड़ियाँ काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसे भी थैंक्स बोले। लेकिन इससे पहले वो लकड़ियाँ काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ियाँ भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होता है। मैक्स कहता है कि मुझे यकीन है कि अगला विजर्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ पर आके यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो एक दिन जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और अकेले कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है, तभी उससे कहती है कि तुम दुखी मत हो, थोड़ी दिनों में तुम्हारी ग्रिमवॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर मैं एक दिन विजर्ड किंग भी बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पर मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बढ़ जाता है एंड वो मैजिकल अटैक भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिलेगी तब हम दोनों मिलकर बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पर यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, मानो कि आस्था को वो अपनी टक्कर का मानता ही नहीं, जिस पर आस्था भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनो कहता है कि आस्था मेरे रहते कभी विजर्ड किंग नहीं बन पाएगा। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था बहुत दुखी होकर गया है तो वो मे भी कहीं जाकर छुपकर रो रहा होगा, लेकिन हमारा हीरो कोई रोता होता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा
होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए और अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था, यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो ग्रिमवोर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिमवोर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पर दो नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। और तभी वहाँ पर उस ग्रिमवोर टावर का मास्टर आ जाता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है एंड सारे लोगों के पास उनकी ग्रिमवोर उड़कर जा रही होती है। सारे लोग अपनी ग्रिमवोर पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमवोर नहीं आती। आस्था बोलता है कि मेरी ग्रिमवोर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रिमवोर कहाँ है, जिस पर सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवोर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवोर जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिमवोर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर यूनो जैसा नोबल फैमिली का भी ना होते हुए भी उसको 4 लीफ ग्रिमवोर कैसे मिल गई। यूनो घूमता है और बोलता है कि मैं बनूंगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं, तू नहीं बनेगा अगला विजिट किंग, जिस पर फिर से सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है एंड थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो उसके पास सिर्फ मैजिक है बट अब उसको ग्रिमवोर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरे को ग्रिमवोर नहीं मिली तो मैं तभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने लग जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि तुम जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवोर कैसे मिल सकती है और हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवोर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवोर का यूज करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिस पर ये आदमी कहता है कि मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिमवोर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है कि स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा एक ग्रिमवोर को उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिस पर स्नेक कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रिमवोर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिमवोर से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवोर चुरा रहा हूँ एंड माफ करना तुम्हारा विजिट किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था गिरकर अपनी बेइज्जती भी करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारे पास 2 ग्रिमवोर कैसे है। यूनो बोलता है कि उसमें से एक मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है। तब आस्था स्नेक को कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिमवोर उसे वापस दे दो, जिस पर स्नेक कहता है कि तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिमवोर नहीं मिली एंड वो ये कहकर उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई भी ग्रिमवोर नहीं मिली, लेकिन मैं ही हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा। एंड ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है एंड वो बस उसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे स्नेक की चेन्स पकड़ लेती है एंड फिर स्नेक अपनी मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड तब आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो विजिट किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसे एक पीछे की दीवार पे लगा देता है एंड उसके पास जाकर उसे बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। आस्था अपने मन में सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मैं चाहूँ जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है अपनी चैन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है वो नाप सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक नहीं है एंड तुम्हारे पास कोई भी ग्रिमवोर नहीं आई, क्योंकि ग्रिमवोर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। तुम विजिट किंग क्या तुम कोई नॉर्मल जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से ही टूट जाता है और वो अपने अंदर सोचता है कि ये एकदम सही कह रहा है, मेरे अंदर ना ही कोई मैजिक है ना ही मेरे पास कोई ग्रिमवोर है, तो फिर मैं आखिर कैसे विजिट किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में आस्था पहली बार गिव अप करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है नहीं मैं जानता हूँ कि आस्था विजिट किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विजिट किंग मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं, वो है मेरा राइवल एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी भी गिव अप ना करने का। एंड इसको सुनते ही मानो आस्था के अंदर दोबारा से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है कि दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास एक अजीब सी एनर्जी आने लग जाती है। आस्था यूनो से कहता है कि चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी ग्रिमवोर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना ही क्यों ना पड़े।
एंड आस्था के पास उसकी खुद की ग्रिमवॉर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिमवॉर नहीं, जो कि एक 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होती है। मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रिमवॉर। दुनिया में 3 तरह की ग्रिमवॉर होती है। 3 लीफ ग्रिमवॉर जिसमें मैजिकल पावर होती है एंड ये बहुत ही कॉमन होती है। 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत रेयर होती है। 5 लीफ ग्रिमवॉर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डेमन होता है। एंड फाइनली आस्था को उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रोतड़ू था और छोटी छोटी बातों पर रोता रहता था एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहता था एंड उसके एकदम बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को फर्स्ट विजिट किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़े और ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी। हर तरफ दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई चलती है। लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से इस दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विजिट किंग पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर विजिट किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं विलेज के पास एक आदमी तक पहुँचाने के लिए। आस्था कहता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा और अकेला उस आदमी के पास चला जाता है। उसे वो लेटर दे देता है और काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटते समय यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है प्लीज मुझे वो चीज वापस कर दो, मेरे पेरेंट्स की वो आखिरी निशानी है। जिसपे ये हंसता है और बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लग जाता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। ये आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाके उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को यह आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देगा। लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापिस कर दे। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजिट किंग और तुम्हें और चर्च के सारे बच्चों को सेफ और खुश रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की ग्रिमवॉर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिमवॉर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है कि आखिर तुमने कैसे किया ये, आखिर हो कौन तुम। जिस पर आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजिट किंग। एंड ये कहकर स्नेक के ऊपर आस्था अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक बार में ही बैंड बज जाती है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है ये देखो यूनो, मेरे को फाइनली ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो आस्था से बोलता है कि तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। आस्था तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजिट किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था कहता है कि हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा एंड मैं मेहनत करके जरूर विजिट किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पे आस्था यूनो से कहता है अब इसका मतलब ये है कि हम दो राइवल्स हैं एंड वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है कि हाँ, मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं ये देखने के लिए पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजिट किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट को भी देखते हैं जो किंगडम में विजिट किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं। इनका काम होता है किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखना और इन सब की एक स्क्वाड होती है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसी एग्जाम को करने के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर के मास्टर के पास जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का नाम क्यों दिया जबकि आस्था तो उस टेस्ट को पास भी नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर कहता है कि आस्था ने उसे अपनी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि उसे एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर जो ग्रिमवॉर आस्था के पास है वो ग्रिमवॉर है कि नहीं। फिर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर
मास्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं, तो उसको एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस पर फादर थोड़ा शर्मा जाते हैं और बहाने बनाने भी लग जाते हैं, जिससे सिस्टर लिली समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो दोनों रेस लगा रहे होते हैं, चर्च आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच टाई हो जाती है। आस्था पूछता है कि जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है कि यूनो जीता है और आस्था बोलता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। और आस्था चर्च के अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिक से उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपनों में यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन विजिट किंग बनेगा। भाई ये पागल तो नहीं है विजिट किंग बनने के लिए, जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है और आस्था से पूछता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो, जिस पर आस्था गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से मेरे पास इतनी दूर आए। मैक्स बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। आस्था बोलता है कि मेरे पास तो अब मेरी ग्रिमवॉर है, अब तो मैं जरूर मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाऊंगा और एक दिन बनूंगा विजिट। लेकिन तभी उसे मैक्स बीच में रोक देता है, चुप रहो, जब देखो विजिट किंग विजिट किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे जैसे गरीब और वीक लोग के सपने पूरे नहीं होते। जिस पर आस्था उसके पास आता है और चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं, अगर तुम सपनों को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत करो तो तुम्हारा जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। और जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं, क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले होते हैं। और आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं देखो आस्था, अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप वापिस आ जाना, हम लोग हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। एंड आस्था कहता है कि यही चीज आप यूनो को भी कहोगे कि सिर्फ मुझे ही कह रहे हो, जिससे फादर उससे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि यूनो तो आसानी से ही पास हो जाएगा, बस आस्था की थोड़ी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जरूर ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजिट किंग और वापिस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसे अपने वाटर पंच से चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोल रहे होते हैं। एंड मैक्स बोलता है कि आस्था को कहने की जरूरत नहीं है, वो वापिस आएगा, लेकिन अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं एंड फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है कि तैयार हो जाओ अब मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल के तरफ। सिस्टर लिली भी आस्था के जाने पर थोड़ी दुखी होती है और आस्था और यूनो बड़ी लंबी सफर के बाद पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के पास। दोनों कीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था जिधर भी देख रहा होता है उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड वो अपने बगल में बहुत बड़ा कैसल दिखता है जो कि विजिट किंग का होता है एंड यहीं पर विजिट किंग रहता है। आस्था यूनो से बोलता है देखना एक दिन ये कैसल मेरा ही होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से कौन विजिट किंग बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था यूनो और बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं एंड आस्था सबसे पागलों की तरह कह रहा होता है हेलो दोस्तों, एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। एंड तभी यूनो की बेइज्जती ना हो इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं। आस्था और यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं एंड यूनो जब अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर कौन है ये लड़का जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड गार्ड उसे गेट के अंदर जाने देता है, लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर दिखाता है तो गार्ड को यकीन नहीं होता है कि ये कोई ग्रिमवॉर है कि नहीं, क्योंकि आस्था की जो 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है वो इतनी ज्यादा रेयर होती है कि किसी को नहीं पता। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड आस्था को अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है कि ये लड़का काफी फनी लग रहा है। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लाइन में खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर जिसके पास जितनी कम मैजिकल पावर है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिकल बर्ड आती है एंड यूनो के पास एक भी मैजिकल बर्ड नहीं आती। एंड सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर है कौन ये इतना स्ट्रॉन्ग मैजिशियन जिसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है कि एक भी चिड़िया इसके पास नहीं आ रही है। एंड आते ही यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है एंड हमारे प्यारा आस्था के पीछे तो बहुत सारी बर्ड पड़ जाती है एंड सारे लोग आस्था का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे होते हैं। ये लड़का जिसके पीछे आधे से ज्यादा चिड़िया पड़ गई है, आस्था भागते भागते अचानक एक आदमी से टकरा जाता है और ये आदमी बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। आस्था को लग रहा होता है कि ये भी कोई बच्चा है जो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है एंड वो इससे पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना। एंड ये आदमी आस्था का सिर पकड़कर उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सर पीसने वाला होता है और उससे पूछता है तुम जानते नहीं हो क्या कौन हूँ मैं। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिक नाइट स्क्वाड ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड से सबसे बेकार स्क्वाड होता है। एंड आस्था बेचारा आते ही एक मैजिक नाइट कैप्टन से पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सिर पीसने ही वाला होता है, लेकिन तभी यामी के स्क्वाड के कुछ मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं, फ्यूनरल और गॉर्डन। फ्यूनरल बहुत ही बड़ा ठरकी होता है और गॉर्डन बहुत ही ज्यादा शांत और अच्छा होता है। फ्यूनरल यामी से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी
चलिए इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिस पर यामी बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड तभी एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड यामी आस्था को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और तभी उसके पास वो लड़का दोबारा से आ जाता है जिसका नाम सेके होता है एंड वो वहाँ आके आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड तभी वहाँ सारे के सारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बस एक ही आदमी है, जो कि है खुद विजर्ड किंग। इस कैप्टन का नाम विलियम होता है और ये गोल्डन डॉन का कैप्टन होता है एंड इसकी स्क्वाड वर्ल्ड में नंबर 1 होती है एंड सभी का सपना इसकी स्क्वाड में ज्वाइन करने का होता है। और वहीं पर यामी की जो स्क्वाड होती है ब्लैक बुल्स, वो सबसे खराब स्क्वाड होती है और उसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। आस्था सेके से पूछता है आखिर विजर्ड किंग कहाँ है, जिसपे सेके आस्था को बोलता है विजर्ड किंग थोड़ी ना इन छोटे मोटे इवेंट में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग है और उनके पास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं। विलियम सबसे कहता है टाइम आ चुका है तुम सबके एग्जाम को स्टार्ट करने का एंड वो अपना मैजिक यूज करता है एंड आसमान से एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे आ जाता है एंड सारे के सारे कंटेस्टेंट को एक एक मैजिकल झाड़ू दे देता है। ये तुम लोगों का पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिकल पावर से उड़ना है। और सारे ही कैप्टन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर देता है। वहीं पर हमेशा की तरह आस्था बेचारा उड़ना तो छोड़ो कूद भी नहीं पा रहा होता है। तभी इन सारे कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे जाकर एक लड़की को डांटता है जो कि इसकी बहन होती है एंड ये उससे कहता है कि तुम यहाँ एग्जाम देने क्यों आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, चुपचाप घर लौट जाओ। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेके आस्था से बोलता है कि ट्राई करते रहो, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम सबको पता है कि आस्था ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही। एंड इस वाले टेस्ट में और इसके बाद वाले टेस्ट में आस्था बहुत ज्यादा खराब करता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चुन लेना है जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सेके आस्था से बोलता है कि चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं एंड आस्था उसकी बात मान जाता है। इसके बाद आस्था और सेके दोनों ही तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था सेके से बोलता है ऑल द बेस्ट सेके, हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं एंड जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और हम दोनों की दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अब सेके अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से बोलता है ध्यान से सुनो गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने बस तेरे से इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये वाला टेस्ट होगा जिसमें हम लोगों को अपना पार्टनर खुद डिसाइड करना होगा एंड इसलिए मैंने तुझसे दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे जैसे वीक लड़के को हराकर मैं आराम से एक मैजिक नाइट बन सकूं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आस्था एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको उसका पहला दोस्त मिल गया है एंड ये सारे लोग भी बोलने लग जाते हैं क्या यार सेके तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट बन जाएगा एंड काश आस्था हम लोग को चुना होता ताकि हम लोग भी उसे हराकर आराम से जीत जाते, क्योंकि इन सबको लग रहा होता है कि आस्था एक बहुत बड़ा वीक लूजर है। सेके हंसते हुए तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और अपनी ग्रीम वॉर निकालता है। सारे के सारे कैप्टन और सारे लोग श्योर होते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि आस्था कोई मामूली बच्चा नहीं। इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था अपनी ग्रीम वॉर से अपनी तलवार निकालता है एंड सेके के ऊपर बस एक ही अटैक करता है एंड सेके की बैंड बज जाती है। सारे के सारे लोग दंग हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यूनो भी आस्था को दूर से देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन भी शॉक रह जाते हैं एंड आस्था अपना तलवार अपने कंधे पर रखता है और कहता है कि मेरा नाम याद रखना सेके और मैं वो हूँ जो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। इसके बाद और भी कई कंटेस्टेंट की लड़ाई होती है एंड फाइनली यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई भी लड़ना चाहता ही नहीं था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन तभी यूनो के पास सलीम आ जाता है एंड इसी ने पहले यूनो पर अटैक किया था एंड ये यूनो से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे एंड इन दोनों के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है, लेकिन आखिर में यूनो अपनी मैजिक से सलीम को हरा देता है एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब सारे के सारे कैप्टन की बारी होती है चूज करने की कौन से बच्चों को अपनी टीम में लेना चाहेंगे। अगर किसी भी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन ने हाथ उठा लिया तो उस बच्चे को डिसाइड करना होगा कि वो किसके स्क्वाड में जाएगा, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के लिए किसी भी कैप्टन ने अपना हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। बहुत से बच्चे एक एक कर फेल हो रहे होते हैं और आस्था को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए एंड फिर बारी आती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार सारे के सारे कैप्टन किसी एक बच्चे के लिए अपना हाथ उठा देते हैं क्योंकि ये सब के सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। अब यूनो डिसाइड करेगा कि वो किसके टीम में जाएगा और यूनो गोल्डन डॉन यानी कि द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड चुनता है एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। आस्था बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, प्लीज गॉड मेरे लिए बस कोई एक कैप्टन हाथ उठा ले एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता जिसका मतलब था कि आस्था फेल हो गया है। आस्था बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है तुम जानते हो बच्चे तुम फेल क्यों हुए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, फिर आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद यामी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। वो कूदता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने
मैंने सुना कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो। तुम्हें पता है ना, विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझसे और बाकी 8 कैप्टन को हराना होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम 9 के 9 कैप्टन को जिंदगी में भी हरा सकते हो? जिस पर आस्था कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे कैप्टन कितने स्ट्रॉन्ग हो। अगर विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे आप लोगों को हराना होगा तो मैं आप सबको हराऊंगा एंड एक दिन मैं जरूर बनूंगा विज़र्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था के सपनों पर किसी ने विश्वास किया होता है और उस पर हंसा नहीं होता है। आस्था बहुत ज्यादा खुश होता है और कैप्टन यामी को थैंक्स बोलता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है और वो बाथरूम में हल्का होने जाता है, लेकिन वहाँ पर तभी सेके आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेने चला जाता है। वो आस्था के ऊपर अपना मैजिकल लिजर्ड छोड़ देता है और ये अगर आस्था को काट लेता तो आस्था की जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी यूनो आकर आस्था को बचा लेता है और सेके को डराकर उससे बोलता है, सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर तुम आस्था के आसपास भी आते हो। आस्था मेरा राइवल है और वो मेरी टक्कर का है, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। एंड सेके वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। फिर आस्था और यूनो दोनों ही निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। एंड जिंदगी में पहली बार अब ये लोग साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से बाथरूम में होता है। इसके बाद फिनरल अपनी मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है और आस्था और यामी दोनों ही आ जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहाँ पर अब से आस्था रहेगा। आस्था खुशी खुशी से अपने घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बेस के गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और आस्था दूर जाकर रॉकेट बनकर गिर जाता है। यामी बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स स्क्वाड में। एंड इधर यूनो से उसका एक सीनियर जिसका नाम क्लास होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन के टीम में कैसे रख लिया। सोचना ही मत कि तुम अपनी जिंदगी यहाँ पर मजे से बिताओगे। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड आस्था इधर अपने नए टीममेट से मिलता है और समझ जाता है कि ये सब के सब हिले हुए हैं। यामी सबसे चिल्लाकर बोलता है कि तोड़फोड़ करना बंद करो। एंड वो खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। एंड ये सारे के सारे यामी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यामी सबको आस्था से मिलवाता है। आस्था सबसे बोलता है कि मेरा नाम है आस्था और मैं हाज विलेज से आया हूँ, जिसको सुनकर सबके सब शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे गाँव से आया है और इतना गरीब है कि उसने मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर लिया। फिर फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलवाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है एंड ये 1 नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्था के पास आकर बोलती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? जिसको सुनकर आस्था बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली को ही पसंद करता है। एंड शायद वेनेसा ने थोड़ी ज्यादा पी रखी थी क्योंकि वो आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। फिर फिनरल आस्था को लक से मिलवाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एंड लक आस्था से पूछता है कि लड़ाई करोगे? एंड तभी आस्था के पास एक दूसरा लड़का आ जाता है और आस्था से कहता है कि ओए ये मेरी बहन है और इससे दूर रहना वरना मैं तुझे मार डालूंगा। इस पे आस्था कहता है कि मैं जानता भी नहीं हूँ ये लड़की कौन है। भाई इस लड़के का नाम ग्लोच होता है एंड ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एंड फिर वो बाकी के मेंबर से मिलवाता है। यामी बोलता है कि जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। जिसको सुनकर उसके सामने मैग्मा खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स के लायक हो कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो एक रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गाँव से आया है वो डिजर्व करता है मैजिक नाइट बनना। एंड अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगी ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बोलो तुम्हें चाहिए ये ब्लैक बुल्स का रोब? हाँ चाहिए मुझे अभी के अभी। फिर मैग्मा आस्था का टेस्ट लेता है एंड पहले तो वो उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइज कराता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा था तो वो आसानी से ये सब। एंड उसके बाद मैग्मा आस्था से कहता है ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, अब मैं तुम पे अटैक करूंगा और तुमको मेरे अटैक से बचना होगा। एंड फिर मैग्मा अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक करता है एंड आस्था आसानी से उस अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसमें मैग्मा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर बॉल से अटैक करता है जिसको आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट और बड़ी थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से अपनी तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देख के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। एंड आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है एंड मैग्मा के अटैक को उसी के पास भेज देता है। यामी आस्था से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ना तो सिर्फ आस्था अपनी तलवार से किसी के मैजिक को खत्म कर सकता है बल्कि वो मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसे वापस भी भेज सकता है कि आस्था कोई एरा गैरा नहीं बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आ जाता है और उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है माफ करना मैंने ये बोला था कि तुम छोटे से गाँव से आए हो, असल में जो तुम्हारे गाँव के बगल में जो गाँव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक हो जाता है एंड ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लग जाते हैं। चामी भी आस्था को अपना केक देती है एंड आस्था की थोड़ी बहुत सबसे दोस्ती हो जाती है। एंड ऊपर से एक लड़की आस्था को चुपचाप देख रही होती है एंड वो आस्था पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब था कि अब आस्था एक ऑफिशियली मैजिक नाइट है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट होता है। मैग्मा आस्था
को उसका एक नया कमरा दिखाता है। माफ करना यार, यही एक बेकार सा कमरा खाली है। लेकिन आस्था इतना बेकार कमरा पाने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको उसका खुद का कमरा मिला होता है। एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में ये कमरा पसंद आया आस्था? हाँ, बहुत पसंद आया। चर्च में तो हम सारे के सारे इससे भी ज्यादा छोटे कमरे में साथ सोते थे, और अब तो मेरे पास खुद का एक कमरा है। एंड आस्था अपने कमरे की साफ सफाई करने लग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों वापिस चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वो लोग पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़ने के बाद फादर और बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्था की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसने लिखा क्या है। फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, देखो उसने क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है, क्योंकि वो जरूर से पास तो नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया है। सारे के सारे चर्च के लोग शॉक हो जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। मैक्स और सिस्टर लिली सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फादर थोड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब आस्था उसके पास वापस नहीं आ पाएगा। आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी से उठता है और अपनी रोब पहनकर तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है एक खम्बे से टकरा जाता है। मैग्मा वहाँ से आता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना बच्चे? हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन कल ये खम्बा यहाँ पर नहीं था और आज अचानक कैसे आ गया? ये असल में हम लोगों का कैसल है, अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम लोग दूसरी मंजिल पे थे, आज हम लोग चौथी मंजिल पे हैं। तुम्हें थोड़ी दिन में इसकी आदत लग जाएगी। उसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते, और यामी के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लोग होते हैं। मैग्मा बोलता है कि ठीक है आस्था, आज तक मैं इन सब की देखभाल करता था और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से तुम इन लोगों की देखभाल करोगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर इनको कुछ भी हुआ। एंड आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने आगे बढ़ता है, लेकिन पेट्स खाने को नहीं बल्कि आस्था को खाना चाहते थे। वो दोनों भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही थी। एंड ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल होती है। एंड यामी ने आस्था के साथ साथ इसको भी लिया होता है। मैग्मा बोलता है कि आस्था, इसने भी तुम्हारी तरह ब्लैक बुल्स में कल ही ज्वाइनिंग किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हैंडशेक करने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती है और बोलती है कि किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े। जिसको सुनकर आस्था बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ये लड़की बोलती है कि मैं हूँ नोएल सिल्वर रॉयल फैमिली की। एंड नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, जिसका ये कैप्टन भी था, और इसकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में नंबर 2 पर आती है। कीड़ा, किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों टीममेट्स हैं। नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, बट नोएल का निशाना बहुत खराब होता है कि उसका अटैक जाकर मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा उठता है और बोलता है, मुझे क्यों मारा, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बोलती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर से कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुमको ब्लैक बुल्स में रहना है तो तुमको अपनी सीनियर की इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैग्मा से कहती है, मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में। एंड वो ब्लैक बुल्स के रोब को उसके सामने फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था ऐसे ही अपने बेस के बगल में बगीचे में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास अचानक से एक वाटर अटैक आ जाता है। वो सोचता है कि अबे ये कहाँ से आया, थोड़ा अंदर जाता है तो देखता है कि नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर ले उसका निशाना सही नहीं लगता। इसलिए उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो अपने सारे भाई बहन में से सबसे वीक है। एंड वो जब पैदा हुई थी तो उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, इसलिए उसके भाई बहन उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है। एंड आस्था को देखकर नोएल को लगता है कि अब आस्था भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा। एंड वो आस्था के ऊपर अपना अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने मैजिक पावर को संभाल नहीं पाती है और खुद के ही मैजिक अटैक में फंस जाती है। एंड क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। एंड वो खुद के ही एक बहुत बड़े मैजिक अटैक में फंस जाती है। ये लोग भी बाहर से आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने मैजिक में फंस गई है। फिनरल बोलता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी। जिस पर यामी बोलता है कि हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम लोग नोएल को भी हर्ट कर सकते हैं। एंड अभी केवल वही कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कि कौन? एंड तभी नोएल के अटैक से उड़ता हुआ आस्था सीधे यामी के हाथों में आ जाता है। यामी बोलता है, बिल्कुल सही टाइम पे आया है तू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के मैजिक को खत्म कर दो। आस्था कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे? तू उसकी चिंता मत कर बच्चे। एंड यामी आस्था को उड़ाकर नोएल के पास फेंक देता है। एंड आस्था अपने एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी फिनरल अपनी मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और तभी नोएल होश में आ जाती है। उसे लगता है कि आस्था उसके पास आकर सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन आस्था उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा मैजिक है। अगर तुम अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। एंड ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाओ।
जाओ। नोएल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसको उसकी असली फैमिली मिल चुकी है। आस्था फिर से नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था का हाथ पकड़कर खड़ी होती है एंड नोएल को आस्था थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, मतलब समझ रहे हो ना। और वहीं दूसरी तरफ यूनो का सीनियर क्लास यूनो से बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं बल्कि आस्था को खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल ज्वाइन किया है और वो सबसे छोटा है। वहाँ पर तो सब उससे अपना काम करा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और सब लोग किचन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड आस्था नोएल से कहता है, नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप करो गधे, मैं क्यों करूँ। ये सब भूलो मत कि मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ। मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो। कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सफाई, अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ, लेकिन मैजिक नाइट करते क्या है? तुमको यही नहीं पता मैजिक नाइट करते क्या है? और तुमको मैजिक नाइट बनना, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो मैजिक नाइट का काम होता है हमारे किंगडम को लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, इसलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चामी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लाउच आस्था से फिर से कहता है, ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर नोएल सोचती है कि कैसे पागलों के बीच में आ गई। एंड तभी वहाँ पर यामी आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है, चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। और मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है कि आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं ले जा सकते आस्था को। लगता है ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ खेलने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने कपड़े भी हार गए होते हैं। जुए में एक और राउंड लगाओ जिराया, ठीक है, लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाओगे कैप्टन? यामी अपनी चड्डी नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस बार मैं अपनी दाव पे लगाऊंगा ग्रीम वॉर। अरे नहीं यामी सर आप ये क्या कर रहे हो, आपकी चड्डी आपकी ग्रीम वॉर जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना और देखना इस बार हम जरूर जीतेंगे। नहीं नहीं मैं आपकी ग्रीम वॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, अगर इस बार आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी, लेकिन हाँ अगर आप जीते तो मैं आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जिराया बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने, अभी के अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल को उनका पहला मिशन देता है जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया था। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सोसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझ जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाएं? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या तो तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है हम लोग जाएंगे। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सोसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ। मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ, लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता। जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ ही नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में कैसे पास हुए? चलो ठीक है अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल झाड़ू दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है एंड आस्था एकदम ही फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों अच्छी है ना ये आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन बवाल। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ ले जा रहा होता है सोसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है एंड वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्था पकड़ के बैठ वरना गिर जाओगे, ठीक है? एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। और नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है, लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि सोसी विलेज में कुछ मैजिशियन आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाता है जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं, लेकिन ये अकेला मैजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। एंड इसके पास आइस मैजिक होता है, तो ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद वो आदमी पूरे के पूरे विलेज पे एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सोसी विलेज के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर आस्था को एक सुअर घेर लेता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए उस सुअर पर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानते ही हैं कि इसका निशाना कितना खराब है, ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकालता है और सुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई सुअर थोड़ी मार सकता है एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है। एंड मैग्मा के साथ उनको सोसी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज के मेंबर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था? हाँ उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे ग्रीम वॉर अपनी पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पर अटैक कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए, लेकिन फिर जिराया सर ने जो मेरी बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए।
लिए। एंड वो सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। एंड तभी मैग्मा, नोएल और आस्था सोसी विलेज के पास आ जाते हैं, जिसको आइस ने अपनी मैजिक से घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है गधे, वो मौसम नहीं मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो, भला मैं क्या कर सकता हूँ। यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपनी तलवार से आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है। एंड ये देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस और उनके साथियों ने बंदी बना कर रखा है। एंड आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपनी मैजिक से इन सबको बचा लेता है। ये सारे गाँव वाले मैग्मा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड मैग्मा उन सबके पास आता है तो देखता है कि जिरायसर खत्म हो चुका था। एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट रखा। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए, चलो अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ पर मैं बहुत बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक करता है, जिसको मैग्मा डोज नहीं कर सकता। लेकिन तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के अटैक को बीच से काट देता है। आइस शॉक रह जाता है कि ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया। एंड वो अपनी तलवार को लेकर आइस की तरफ भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड में तुम्हारे जैसे अनोखे मैजिक पावर वाले कोई लड़का है। आखिर तुम इन सब जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहाँ है? ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके पास इतनी मैजिक पावर भी नहीं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जो दूसरों से अपनी खुद की जिंदगी को बचाने की भीख मांगते हैं, ये सब के सब जानवर ही तो हैं। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके बदले मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे से बिताओगे। आखिर क्यों तुम अपनी जिंदगी को इन जानवरों के लिए खोना चाहते हो? जिसको सुन के आस्था को उसके बचपन की बात याद आती है, जब वो सिस्टर लिली से पूछता है सिस्टर लिली हम इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते, या फिर जहाँ पर विजार्ड किंग रहते हैं। देखो आस्था, केवल वही लोग वहाँ रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिएगा सिस्टर लिली, जब मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा तो हम सब विजार्ड किंग के पैलेस में साथ रहेंगे, मुझे इंतजार रहेगा। फिर आस्था आइस से बोलता है ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो, ये जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस पर अटैक करता है, तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस दोबारा से पूरे के पूरे विलेज को मिस्ट में घेर लेता है। एंड आइस आस्था और बाकी लोगों पर अपना आइस ब्लेड मारता है। आस्था अकेले ही उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है, और मैग्मा, नोएल और सारे विलेजेस को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे, मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक कर सकता हूँ, आखिर कभी ना कभी तो तुम थकोगे या फिर मिस करो, एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम खत्म, और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आस्था सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा, नोएल और बाकी सब गाँव वाले मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है, एंड नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं। आइस नोएल से बोलता है तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो ना, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और समझ जाती है कि हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे, और नोएल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और कहती है प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम नोएल सिल्वा, सिल्वा फैमिली की। एंड तभी नोएल के ग्रिमवॉर में एक नया मैजिक अटैक आ जाता है, एंड वो अपनी नई मैजिक पावर का यूज करके सारे के सारे विलेजेस को अपने वाटर मैजिक शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। एंड तभी आस्था, जो कि एक शेर की तरह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको सही मौका मिल जाता है, एंड वो आइस के ऊपर छुपकर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देखकर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में तलवार मार देता है, लेकिन आस्था का तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस अपनी मैजिक से आस्था के पेट में छेद कर देता है, एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपनी मैजिक से नोएल के शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता, एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मे भी शायद जिराया सर ने जो उसके लिए किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल के शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा आइस पर अटैक कर देता है, बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड कर देता है। तुम अभी तक हार नहीं माने बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर गिर रहा होता है और फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है नहीं, वो अभी नहीं मर सकता जब तक वो सारे विलेजेस को नहीं बचा ले। आइस बोलता है आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो बच्चे, आखिर मिलेगा क्या तुमको इन सबको बचाकर? जिस पर आस्था कहता है कि मुझे इनको बचाकर मिलेगी इनकी दुआ, जिससे
से मैं एक दिन बनूंगा विज़र्ड किंग। तुम जिंदगी में भी कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। ओए, मैं तुम्हें 2 चीज की गारंटी देता हूँ। पहली कि मैं और आस्था मिलकर तुम्हारी बैंड बजाएंगे, और दूसरी एक दिन आस्था जरूर विज़र्ड किंग बनेगा। एंड मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज करता है, जिससे मैग्मा अब नहीं बच सकता। मैग्मा बोलता है कि ठीक है आस्था, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इन तीनों पर वापस भेज देता है। क्या ये लड़का अपनी तलवार से भी अटैक भेज सकता है? एंड वो सारे अटैक जाकर इन तीनों पर लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लग जाता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपनी आइस मैजिक का यूज करने, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिस पर आस्था बोलता है, रुको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाकर अटैक करता है एंड आइस को वहीं पर सुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपनी मैजिक से बचा लेती है। ये एहसान याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है क्या हो गया इसको। वो देखता है कि आस्था मस्त वहीं पर सो जाता है एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा ज्यादा पसंद आ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी, वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है, जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों होश में आ जाते हैं। अब चलो जल्दी से बताओ अपना सारा का सारा प्लान, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ। जिस पर आइस बोलता है, माफ करिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये दोनों अपनी मैजिक से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनके सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था, नोएल और मैग्मा जिराया के टाउन पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है कि सुनो लड़के, रोना बंद करो, तुम्हारे बाबा की एक बहुत रिस्पेक्टफुल डेथ हुई है। वो इतने सारे लोगों को अकेला बचाते हुए मरे हैं, उन्हें जरूर स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए हैं बच्चे। लेकिन मैं अपने दादाजी इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज का प्रोटेक्शन करना होगा। जिस पर ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है, क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ? जिस पर आस्था इसके पास आकर बोलता है, हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करो और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये चीज ये बच्चा सुनते ही आस्था का फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिक स्टोन लाकर आस्था के सिर पर खोदने लगती है, मानो वो उसे कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत क्यूट लगती है और वो उससे कहती है कि आओ मेरे सर पे बैठ जाओ, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन है जो ये तीनों लेने आए थे। एंड इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं, जो कि हमारी सीरीज का एक विलन है। यकीन नहीं होता कि आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं अभी के अभी पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम अपने मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है कि तुम सब में से कोई मारा नहीं गया। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता हुआ देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलकर जिराया सेंसे के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, ये तुम्हारे ऊपर क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पकाकर खा जाऊंगा, सोचना ही मत इस बर्ड को छूने की। आस्था एंड नोएल दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा घर पे तोड़फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से से पीछे का दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा मैं तुम्हें बता, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ की है। क्या विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। आस्था एकदम शॉक रह जाता है। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है, क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। आस्था, इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है, ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं? हाँ और नहीं तो क्या, मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खा सकते हैं। कैप्टन मैं आपको सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ोगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो, इतना तो मैं दान दे दिया करती थी। जो मिला उससे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे चर्च में भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात नहीं कर सकती। ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और आप भी अपना पैसा वापस भेज देते हैं क्या मैग्मा? मैं तो जुए में लगाने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? देखो, वापस घर भेजना पैसे अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी
रख लो, लेकिन मैं करूँगा क्या? इन पैसों का मेरे साथ शॉपिंग चलो। और क्या उसके बाद आस्था, वेनेसा और नोएल कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था मुझे पकड़ना मत, ठीक है? मैंने कहा था कि मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है कि उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनिसा साथ में कीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था चारों तरफ देख रहा होता है तो उसे मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पर चामी भी दिख जाती है जो मस्त बहुत सारा खाना खा रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? और इधर हमेशा की तरह फिनरल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेके मिल जाता है। ओए सेके, याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी करके भाग रहा होता है। एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते मेरी मैजिकल बाइक से कोई नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेके भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक लेके भागता है। इधर हम देखते हैं कि आस्था उस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकाल के इस चोर के क्लाउड पर फेंकता है और उसके मैजिकल क्लाउड को बीच से काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे सेके अपनी बाइक से उसे ठोक देता है। आस्था को सेके की बाइक बहुत कूल लगती है। एंड सेके बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेके के पैर पे पॉइजन वाला चाकू मार देता है। एंड सेके वहीं पर गिर जाता है। सेके, तुम ठीक हो ना? हाँ आस्था, लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है। माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप हो जाओ भाई, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं था। तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेके। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो? ये बस खुजली वाला ही पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद सेके चोर को लेके अपने साथ चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल, वेनिसा उस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत कमाल का मेंबर आया है और ये आदमी असल में और कोई नहीं बल्कि विजिट किंग होते हैं। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, इसलिए ये आस्था से मिलने आया था। सर, अब फाइनली मिल गए मुझे। कहाँ है आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा था। मार्क्स, कम से कम हमें बता कर तो जाया करिए, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग हैं। ठीक है मार्क्स, मैं बस आ रहा हूँ। लेकिन तभी विजिट किंग को हवा में यूनो उड़ता हुआ दिखता है। मार्क्स, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। ठीक है सर, जल्द वापस आइएगा। एंड विजिट किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यूनो, क्लास और उसकी एक टीममेट मिमोसा को एक मिशन मिलता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लास यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है कि यूनो, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोवेल फैमिली के नहीं हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिम्बोर भी है। मे भी शायद तुम सच में फ्यूचर में एक विजिट किंग बन पाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा मैंने विजिट किंग के साथ बचपन में लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरे जान के पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग पड़ गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मेमोसा बोलती है, क्लास वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो, अकेले मत जाना, मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियन अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो अपनी विंड ईगल मैजिक से सभी को हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। और उसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा है, पर सर ये हमारे मिशन में नहीं है और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं क्लास, मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं, मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लास, मेमोसा और सलीम यूनो के चर्च में ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? वो बाद में आएगा कभी। एंड ये सारे के सारे यूनो के चर्च में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है कुएं से सबके लिए पानी लेने, बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि जिन लोगों ने पहले यूनो पर अटैक किया था वही लोग सिस्टर लिली को किडनैप कर लेते हैं। सलीम बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो लोग मेरे पीछे ही पड़े थे एंड मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है। यूनो, ये दोनों यूनो का पैर पकड़ के रोकने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो। यूनो एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने के लिए। लेकिन यूनो फादर से बोलता है नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेके आता हूँ। लेकिन तभी क्लास बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। यूनो, भूलो मत कि तुम्हारा मिशन सिस्टर लिली को नहीं बल्कि सलीम को प्रोटेक्ट करने का है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर को बचा लेगी, चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है कि पागल हो क्या तुम यूनो, हमारी सिस्टर लिली को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। क्लास बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है। यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से ही इनकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इनको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के
सामने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन आते हैं एंड यूनो इन सबको आसानी से हरा देता है, लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से बोलता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर लिली को बचाना चाहते हो एंड यूनो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता एंड वो अपनी सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रीमवुड देने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्लास पीछे से अपने मैजिक से इन आदमी के ऊपर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। यूनो क्लास से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आखिर तुम कभी भी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो? यूनो इससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिस पे क्लास बोलता है कि मुझे पहले ही सलीम पे शक था। वो एक नोवेल होने के बाद भी इतने छोटे विलेज में आकर तुम्हारे चर्च में खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि ये सब सलीम के आदमी हैं एंड ये सारे सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रीमवुड तुमसे ले सके। एंड फिर मेमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच निकलवा लेती है। सलीम बोलता है कि ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उसकी ग्रीमवुड छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवा के उसकी ग्रीमवुड छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसकर सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता कि इनका लीडर कहाँ है, क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेटकर आराम कर रहे होते हैं और आप यहाँ मजे से सो रहे हैं। एंड इसके बाद यूनो और बाकी सारे लोग दोबारा चर्च में बैठकर हंसी खुशी से खाना खा रहे होते हैं। फिर वो वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है। मुबारक हो, विजिट किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी है एंड हमें सलीम की नोवेल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गया है। अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ भेजा। अब आओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लास यूनो से बोलता है कि यूनो अगली बार तो तुम मेरी बात मानोगे ना? हाँ मुझे मालूम है, तुम झूठ बोलकर ऐसा काम क्यों करते हो। एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसको सुनकर मेमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा जुए में सब हार गया होता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चामी हमेशा की तरह खा रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग ट्रेजर यानी कि खजाना छुपा कर रखते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हम उस मिशन के लिए किसको भेजना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन। नहीं ये चिड़िया कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसे मारने लगती है कि नहीं ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन फिर लक बोलता है क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख देते हैं। एंड इस चिड़िया को भी नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिंडल आ जाता है और सारे के सारे लोग यामी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या एक डंजन? वाओ, वैसे ये डंजन होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं डंजन होता क्या है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था तुम्हें जाना ही पड़ेगा। विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है कि विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे ही विजिट किंग बना देंगे। याहू, नोएल तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ तुम दोनों के साथ जाएगा लक, इन दोनों का ख्याल रखना ठीक है सर। लेकिन वहाँ पर हम लोगों पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फ्यूनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो कि अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं एंड नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत। चुप रहो बेवकूफ, मुझे मत सिखाओ। बोलो मत कि मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वा फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल कर गिर जाती है और उसके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन लक को अंधेरे में दिखता है एंड उसके साथ ही ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स को फोड़ रहा होता है मजे के लिए। एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को अकेला छोड़ के? मुझे पहले ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं, इसको हमारे साथ भेज के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले
हैं और नोएल को आस्था थोड़ा पसंद है तो वो शर्माकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक बहुत बड़े ट्रैप पे पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवल प्लांट्स निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो प्लांट पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये प्लांट खाने ही वाला होता है। लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे, लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लांट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है, हाँ अच्छा याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन्स के मेंबर्स भी रहेंगे। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो। एंड ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। इलाज बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था, इतने वीक ट्रैप पर कोई ब्लैक बुल्स जैसा स्क्वाड का मेंबर ही फंस सकता है। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है क्या? मुंह नहीं धोया क्या आपने? कोई लड़के तमीज से बात करो, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है किलास और मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मेमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती हैं एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती। कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी। मैंने सुना है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर सारे के सारे पागल हो। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन में से सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गई हो क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं नहीं, मेरा मैजिक तो काफी इम्पोर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझसे ये कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ अब ठीक हो गया है। एंड ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही ताना मार रही होती है और आस्था और किलास आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई और भी एक होना चाहिए। कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोग को अकेले छोड़ के? जिस पे आस्था और नोएल कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल जैसे बेकार स्क्वाड से जिनका कैप्टन खुद किसी काम का नहीं, बस पूरा दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने के अलावा कुछ करता नहीं है। उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई चश्मे ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के ट्रेजर को ढूंढ लेगी। हाँ सपने में, पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेजर ढूंढना। चलो यूनो और मेमोसा। एंड फिर यूनो, मेमोसा और किलास निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सब से। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने के लिए, लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरो उड़ते हुए आती है और इन लोगों को बताती है, लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विज़र्ड किंग को। एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम ने कुछ मैजिक नाइट्स फोर्स डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है, लेकिन क्यों जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए हैं? सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डंजन में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विज़र्ड किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है क्योंकि लक ने इधर अकेले सारे के सारे डायमंड किंग के मैजिक नाइट को हरा दिया होता है एंड बस एक ही आदमी बचा होता है जिसका नाम तो मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ लेकिन तुम्हारे चेले काफी वीक थे, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं है अभी। लेकिन तभी लक उसके ऊपर अटैक कर देता है और लोकस तभी अपना मैजिक दिखाता है जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रोब से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक ही आदमी से ही फाइट में हारा हूँ जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है, मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम में लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा था जिससे सामने वाले की स्पीड ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम्हारा करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कहकर लोटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लक दोबारा से उठकर उस पर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे? आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिस पे लक कहता है कि मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद ही लाइटनिंग हूँ और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। और तुम जा कहाँ रहे हो? हमारी लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। एंड इधर हम देखते हैं किलास, मेमोसा और यूनो उस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक लोटस का लीडर मेमोसा का पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मास होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मेमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और किलास साथ में इससे लड़ते हैं लेकिन ये अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। किलास यूनो से बोलता है कि यूनो जल्दी मेमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता हूँ, इसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। हम दोनों साथ में इसके सामने टिके, लेकिन अभी हमें मेमोसा को यहाँ से बचाना होगा। तुम जल्दी मेमोसा को लेके यहाँ से निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों
नहीं लगने देंगे, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता। नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड इधर आस्था और नोएल भी ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं। एंड इसके बाद जो हुआ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 के लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।